हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना की हम बात कर रहे हैं और जिसमें हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं परमाणु की संरचना को लेकर। थॉमसन के परमाणु मॉडल को लेकर हम चले थे। उससे पहले हमने डाल्टन के परमाणु मॉडल की बात की थी, जहां पर इनडिविजिबल बताया गया था एटम को, यानी परमाणु को। ओके, और वहीं पर जब डाल्टन अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए तो डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था वो कैसा हो गया था? आपका फेल हो गया था, क्योंकि इंडिविजिबल नहीं था वो। ओके, उसके अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जिनको कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने कहा, जिनमें से कि तीन इन्हें मुख्य कहा गया और इनके ही गुणों की बात की गई। ओके, तो इनकी खोज हमने अलग अलग तरह से देखी थी, जहां पर आपने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको थॉमसन द्वारा खोजा गया था, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा। वहीं पर अगर बात होगी आपके न्यूट्रॉन की, जो कि न्यूट्रल है एटम के अंदर अंतर्गत, चैडविक द्वारा खोजा गया था। ओके, तो इतनी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई थी। उसके बाद आपने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। एंड उसके अलावा उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो लॉस हो रही है धीरे धीरे घूमता, अगर चार्ज पार्टिकल है और वो घूमता रहेगा पॉजिटिव पार्ट के बाहर, तो उसकी एनर्जी में लॉस आएगा, एनर्जी कम होगी उसकी, क्योंकि वो एसिलरेशन में है। और बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जो उसका घूमना है उसका जो पाथ होगा, उसका रेडियस कम होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाए। ओके, तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। उसके बाद बोहर का मॉडल हम पढ़ते हैं। बोहर के मॉडल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे हमने वेव थ्योरी की बात की जो मैक्सवेल द्वारा दी गई थी, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, जो कि प्लैंक के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने कहा था कि जो रेडिएशन है वो आपकी वेव के अलावा क्वांटा पैकेट्स यानी बंडल के रूप में भी आ रहा है। ओके, तो अभी ड्यूअल नेचर हो गया था रेडिएशन का। कौन कौन सा? एक जो कहता है कि वेव के रूप में आएगा और दूसरा कहता है कि पार्टिकल के रूप में। ओके, तो यानी दोनों तरह का नेचर उसका होता है रेडिएशन का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी कि अभी अगर आपकी लाइट किसी मेटल की सरफेस पे पड़ती है, और मेटल की सरफेस में क्या होंगे? ऑब्वियसली वो मैटर है, एक पदार्थ है, और पदार्थ के अंदर उसके सूक्ष्मतम कण भी होंगे यानी एटम होंगे, और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओके, तो जब भी आपका लाइट उस सरफेस पे पड़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजेक्ट होगा यानी उत्सर्जित होगा। ओके, तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। फोटो यानी लाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और इफेक्ट यानी प्रभाव। प्रकाश के कारण जो आपकी मेटल सरफेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेटल सरफेस यानी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव पड़ रहा है, और वो प्रभाव क्या कर रहा है? वहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है। ओके, इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कम से कम आवृत्ति को होना आवश्यक था। जो लाइट आ रही है उसकी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि वो वहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। ओके, तो आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या कहा गया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी है आने वाली लाइट की, तो फिर आपका क्या होगा? जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी, जब हम डिफरेंस निकालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी का, तो जितनी फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा होगी वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो फोटोन आ रहा है वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को उतनी पूरी फ्रीक्वेंसी देगा, और उसमें से जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करे। ओके, इतनी सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी। इसके अलावा किसकी बात की थी? कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था, बोहर के मॉडल को हमने बहुत अच्छे से समझा था। बोहर का मॉडल कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने में क्या रहता है? फेल हो जाता है, वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अच्छे से। तो उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अपने डी ब्रोगली का
थ्योरम पढ़ा था जो क्या कह रहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है या मैटर है वो दो तरह से बिहेव करेगा। पार्टिकल के रूप में बोहर ने कहा था, लेकिन इसमें वेव नेचर भी होता है, यानी तरंगों की भांति भी ये दिखाई देता है, तो वो प्रकृति भी उसमें पाई जाती है। ओके, यहाँ पर डी ब्रोगली इक्वेशन भी आती है, E इक्वल टू H/P जिसे आते हैं। ओके, यानी जो आपका एनर्जी होगी वहां पर उसकी बात की गई थी, और वो यानी लैम्डा वेव लेंथ, यानी अगर वेव नेचर है तो लैम्डा आपकी क्या हो जाएगी, वेव लेंथ हो जाएगी। और वेव लेंथ, उसकी वेव लेंथ जो वेव बन रही है मैटर से उसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ क्या कह रहे थे कि आपके व्युत्क्रमानुपाती होगी P, यानी मोमेंटम के, संवेग के, क्योंकि मोशन में है तो संवेग भी उसमें होगा ही, मोमेंटम होगा, तो आपके मोमेंटम के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती का हम साइन हटाते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको H कहते हैं, और वो H क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पहले बता दी गई, क्योंकि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। इसके बाद हमने किसकी बात की थी, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है जो क्या कहता है कि आप एक ही समय में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जब स्थिति और उसकी वेलोसिटी का पता नहीं लगा सकते, तो अगर इलेक्ट्रॉन पे बात आती है तो आप उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का और उसके साथ साथ वेलोसिटी का पता कैसे लगा देंगे कि समय। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मैं चल रही हूं, मैं मोशन में हूं अगर, और मोशन में मेरी बॉडी क्या है, मोशन में है, यानी मैं ए से बी पॉइंट पर जा रही हूँ और कंटिन्यू मोशन में हूं, तो क्या आप मेरी किसी स्थिति का पता लगा सकते हो कि मैं कब कौन सी पोजीशन पे हूं, नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप बता सकते हैं तो उस टाइम पर आप वेलोसिटी नहीं बता सकते। अगर मैं रुकी हुई हूं दैट मीन्स कि वेलोसिटी वहां पे रेस्ट में आ गई है बॉडी, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। ओके, तो एक ही टाइम पर वेलोसिटी का और उसके साथ साथ पोजीशन का, पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी का पता लगाना अनिश्चित है, जिसको कि हम पता नहीं लगा सकते। ओके, तो इतनी चीजें वहां पर आप लोगों ने देखी थी। बाद में आपने सिग्निफिकेंस भी उसका देखा था, और जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आई थी H psi इक्वल टू E psi वो देखी थी। और उसके बाद वहां से क्वांटम मैकेनिकल से हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो ऑर्बिट में है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सही सही देते हैं। और इसमें क्या क्या थे, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर था, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी जिसे कहते हैं, जिसे एल से डिनोट करते हैं। ओके, वहीं पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था जिसे ML से डिनोट किया जाता है, और चौथा था आपका स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय MS। ओके, इतनी चीज आपने पढ़ी थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था आपका, जिस एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल जितनी होगी वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम नंबर होगा। ओके, और किसकी बात की, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की थी, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा जाता है। ओके, जो आपकी ऑर्बिट के बारे में बताता है। अगर S ऑर्बिटल है तो उसके लिए L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, P अगर ऑर्बिटल है तो उसके लिए 1 हो जाएगा, अगर आपकी D ऑर्बिटल है उसके लिए L की वैल्यू 2 यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा, और आपका F ऑर्बिटल है तो उसके लिए L इज इक्वल टू 3 हो जाता है। ओके, ये हमने देखा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपको ML माइनस L और +1, -1 और +1 इसकी वैल्यू बताता है, यानी बीच से S है अगर तो उसके लिए 0, P के लिए क्या आएगा 0, और इस साइड को +1 इस साइड को -1। अगर D है तो 0 1 2 प्लस में पॉजिटिव में, और इधर -1 -2। ऐसे ही F के लिए भी इसी प्रकार था, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। ओके, इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर कहता है आपको कि एक स्पिन आपका अपवर्ड होगा जो +½ में आएगा, और एक डाउनवर्ड होगा जो कि कैसे आएगा, -½ में आएगा। ओके, तो ये आपके चारों क्वांटम नंबर जो अपने लास्ट सेशन में पढ़े थे, होपफुली आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। पहला था व्हाट आर द पॉसिबल सबशेल्स व्हेन n इज इक्वल टू 4, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर कंटेन्ड बाय ईच ऑफ दीज सबशेल्स। ओके, तो आपको पता है जब n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, 4th ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और 4th ऑर्बिटल में क्या क्या सबशेल हो सकती हैं आपको पता है, 4s हो सकती है, 4p हो सकती है, 4d हो सकती है, और 4f हो सकती है। तो ये 4 पॉसिबल सबशेल्स वहां पर है।
द 4s subshells contain one orbital and can hold up to 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि s सबशेल जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ओके और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, एक प्लस हाफ में एक माइनस हाफ में, स्पिन उनका ऑपोजिट होता है, ओके वहीं पर क्योंकि 4s एक ही है तो इसकी एबिलिटी कितनी है कि 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है। 4p की बात करेंगे तो 3 ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओके 4d की बात करेंगे तो टोटल ऑर्बिटल 5 है, तो 5 में अगर एक में 2 है तो 5 में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 4f की बात करेंगे 7 ऑर्बिटल्स हैं और अगर बात करेंगे किसकी, 14 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आ सकते हैं, ओके तो इतनी चीजें यहां पर देख ली थी। दस अ टोटल 4 सबशेल्स आर पॉसिबल फॉर n इज इक्वल टू 4। अगर n की वैल्यू 4 है तो वहां पर टोटल कितनी सबशेल्स आएंगी, 4 है, ओके तो ये आपने देख लिया था। हु प्रपोज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो द नोशन ऑफ एनर्जी लेवल एंड नोटेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एटम एज अर्लियर बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में आपने n की वैल्यू पढ़ी थी, आपको याद होगा जब आप कह रहे थे कि एक एनर्जी लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है तो n1 से n2 में जा रहा है या n1 से n3 में जा रहा है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इतनी चीजें देखी थी तो वहां पर क्या बता रहे थे कि n की वैल्यू बता रहे थे, तो ये n ही क्या है, ये मुख्य क्वांटम नंबर है। सबसे पहले बोहर के मॉडल में ही आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वर्ड है ये टर्म वहीं पर सुनी थी। श्रोडिंजर्स इक्वेशन इवॉल्व द कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ 2-dimensional flat Bohr atom to a 3-dimensional model for wave motion where n is equal to 1, 2, 3 is called the main quantity and h is the Planck constant or constant of Planck, okay तो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया था। why are there only 8 electron in the outer shell, the stability of an atom is 8 electrons derives from the stability of the noble gases for or the elder term of inert gases। आपको पता है inert gases के जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही आपको बताता है कि वो क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो कैसी हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, यानी वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो अगर स्टेबिलिटी लानी है किसी एटम में तो उसमें हम क्या करते हैं, नोबल गैसेस से रिजेंबल करते हुए बताते हैं कि हाँ जिस प्रकार उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर रहे हैं, आपका किसी अन्य से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है या अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल होगा कोई तो वो तभी सबसे रिएक्ट करेगा, जब उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से क्या कहा गया कि क्या करना है, सारे जो एटम्स हैं अगर उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा, किसकी तरह, नोबल गैसेस की तरह, ओके आज के सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं, यानी जिन ऑर्बिटल की बात की जा रही है वो कितने टाइप के होंगे। तो यहाँ पर आपने 4 टाइप के ऑर्बिटल पढ़े, एक s ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल्स के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, या जिन्हें आप सब शेल्स भी कहते हैं, ओके बिलो वी लुक एट सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड डिस्कस अ फ्यू थिंग अबाउट ऑर्बिटल शेप, ओके कुछ चीजों की बात करेंगे और बात करेंगे किसके, ऑर्बिटल की शेप की बात करेंगे, ओके सबसे पहला है आपका s ऑर्बिटल, ओके स्मॉल s में इसको लिखते हैं। s orbital is spherical symmetrical orbital around the atomic nucleus। एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्फेरिकल शेप की ऑर्बिट दिखती है आपको, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर है और उसको क्या कहा जाता है, s ऑर्बिटल कहा जाता है, ओके The energy level increases as we move away from the nucleus, therefore the orbital get bigger, the order of size is 1s 2s 3s। 1s 2s 3s क्या बता रहा है आपको, ये 1 n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे 2s का मतलब क्या है, सेकेंड, n की वैल्यू 2, सेकेंड एनर्जी लेवल जो होगा वहां पे भी ऑर्बिट होगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो s की ऑर्बिट होगी, ओके स्फेरिकल शेप की, तो वो 1s है। सेकेंड जब एनर्जी लेवल n की वैल्यू 2 हो जाएगा जब, तब आप क्या कहेंगे, s के लिए क्या आ जाएगा, सर ऑर्बिटल के लिए 2s। ऐसे ही थर्ड एनर्जी लेवल आएगा वहां पे 3s और यहाँ पर 4s 5s 6s 7s इस तरह से बढ़ता रहेगा, ऑर्डर ऑफ साइज, साइज भी बढ़ता रहेगा, ओके द प्रोबेबिलिटी, साइज कैसे बढ़ेगा, आप देखते हैं जब सर्कुलर भी बना रहे थे तो आप क्या कहते हैं, इसका साइज छोटा है, इससे बड़ा इसका है, इससे बड़ा इसका है, इस तरह से चलते हैं।
तो यही आपको बता रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 1s। सबसे ज्यादा संभावना इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कहां पर होती है? 1s में होती है, क्योंकि आपको पता है जब फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की या कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पहली सबशेल में या पहले ऑर्बिट में पाया जाएगा, तो पहली ऑर्बिट कौन सी है? 1s है, जो कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। ओके, एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की पाई जाएगी। ओके, in the case of 2s orbital the probability density decreases sharply to 0 and again starts increasing. On reaching a small maximum it decreases again and finally reaches to 0 if the value of r increases further. धीरे धीरे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 हो गई, और वो कब होगा? जब त्रिज्या बढ़ रही है। किसकी? एटम की। और त्रिज्या का बढ़ने का मतलब क्या है? ये है आपकी त्रिज्या, यानी रेडियस, रेडियाई जिसे आप कह रहे हैं। ये कब बढ़ रहा है? जब रेडियस इसका एटम का साइज बढ़ रहा है, या आप क्या बोलेंगे जो ऑर्बिट है वो उसका साइज बढ़ रहा है, या इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं ना अभी, तो संभावना 0 हो रही है। ओके, ऐसा हो सकता है वो कह रहे हैं। तो इस तरह से कुछ शेप होता है एस ऑर्बिटल का, स्फेरिकल होता है। ओके, तो आप जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे कुछ और चीजें पढ़ेंगे इसके बाद। तो एस ऑर्बिटल के बारे में आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी होपफुली। नेक्स्ट, नोडल पॉइंट की बात करेंगे। व्हाट इज नोडल पॉइंट? द नोडल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच देयर इज अ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, नोडल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसा मान रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स। 2 तरह के नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड। एक रेडियल नोड होगा, एक एंगुलर नोड होगा। द रेडियल नोड्स कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हाइल द एंगुलर नोड्स डिटरमाइन डायरेक्शन। ओके, 2 नोड्स हमने कहा कि नोडल पॉइंट की बात हुई, यानी कि वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 है। और नोड्स कितने प्रकार के हैं? 2, एक रेडियल नोड है, दूसरा एंगुलर नोड है। रेडियल नोड क्या कह रहा है आपका? रेडियल नोड्स कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की बात जब भी की जाएगी तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिवली चार्ज है ना। जब आप क्या कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है? काले बीज की भांति है, और टॉमसन ने क्या कहा? ये तो रेड पार्ट, जैसे अगर वाटरमेलन से कंपेयर करके देखें तो जो लाल खाने वाला भाग होता है उसका, उसमें काले बीज बिखरे रहते हैं। तो इसी प्रकार पॉजिटिव पार्ट में निगेटिव पार्ट क्या होता है? बिखरा हुआ रहता है, और वो निगेटिव पार्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन था। जहां पर क्या कह रहे थे? रदरफोर्ड ने क्या कहा कि उससे टकरा करके आपका अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा विचलित हो। ओके, ये कहा था उन्होंने। तो वो इलेक्ट्रॉन उसे नाम दिया गया था टॉमसन द्वारा, निगेटिव चार्ज उसको बोला था। सेम चार्ज था, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का प्रोटॉन के साथ सेम था, लेकिन ऑपोजिट आवेश थे, यानी एक धनात्मक था दूसरा ऋणात्मक। उसी इलेक्ट्रॉन की बात यहां पर की जा रही है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स से द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से। तो हर बार बात किसकी की जाएगी? न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी। ओके, ज्यादातर प्रॉपर्टी इन्हीं के आसपास घूमती है एटम की। ओके, एक तो इलेक्ट्रॉन की और दूसरे आपके न्यूक्लियस की। तो वही कह रहे हैं कि इस न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस क्या है? सेंटर पॉइंट है एटम का। इस न्यूक्लियस से और जहां कहीं उसके पाए जाने की संभावना है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वही रेडियल नोड से क्या होगी? कैलकुलेट होगी। ओके, दूसरा क्या कहा उन्होंने? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है? डिटरमाइन द डायरेक्शन। ये दिशा के बारे में बताएगा कि अभी आपकी दिशा क्या होगी, कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है। ओके, एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स दिस इज, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। ओके, नोडल प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन्स आर डिफाइंड एज द
प्लेन्स ऑफ जीरो, यानी जिस नोडल पॉइंट को कहा जा रहा था जहां पर उसके पाए जाने की संभावना जीरो है, तो उस जीरो के लिए एक प्लेन भी होगा, उस पॉइंट के लिए कोई प्लेन भी होगा, तल होगा एक। तो वही प्लेन क्या है आपका, नोडल प्लेन है, जहां पर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी रीजन टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, जीरो प्रोबेबिलिटी रीजन है, ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो है, उस रीजन को क्या कहा जाएगा, नोडल प्लेन कहा जाएगा। द नंबर ऑफ प्लेन्स इज इक्वल टू, ओके। तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे इसमें, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Boundary surface diagrams of the constant probability density for different atomic orbitals provide a good representation of the shape of the atomic orbitals। ठीक है, जो आपके बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं वो बहुत अच्छे से बताते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप के बारे में। इन द फिगर अ बाउंड्री सरफेस और काउंटर सरफेस इज ड्रॉन इन स्पेस फॉर द ऑर्बिटल वेयर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी psi mod psi square is constant. The 1s and 2s orbital are spherical in shape, but the s orbital are in general spherical symmetry. This means that the probability of finding the electron at a given distance is equally uniform in all direction. Okay, क्या समझ में आता है? जब स्फेरिकल हो जाएगा शेप, आपको किसकी बात की थी, डिस्टेंस की बात की थी, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस से इसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्री पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा अगर, तो उसकी क्या डिस्टेंस तो सेम ही होगी, अलग अलग डायरेक्शन पे कहेंगे, डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पर इधर को है, तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे। आप जब सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, स्फेरिकल के बारे में, स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो एक ही चीज कहते हैं कि आप इस स्फेयर की बाउंड्री में या इस सर्कल की बाउंड्री में किसी भी पॉइंट पर जाएंगे, तो उस पॉइंट पर अगर कोई पर्सन चल रहा है या खड़ा है, या आप क्या कहते हैं, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है या ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, तो उस केस में हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिशा परिवर्तित हो रही है। यहां पर इसका कोई इंसान अगर चल रहा है तो उसका मुंह ऊपर की ओर है, फिर वो इस पॉइंट पर आएगा तो इस साइड को होगा, इस पॉइंट पर आएगा तो उस साइड को होगा। तो डायरेक्शन हर सेकंड में चेंज, हर सेकंड में बोल सकते हैं, या हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ओके, तो वही कह रहा है कि डिस्टेंस तो समान होगी, क्योंकि यहां से रेडियस तो समान ही है ना सब जगह, ये इस न्यूक्लियस से, तो डिस्टेंस समान होगी हर एक डायरेक्शन पर। ओके, चलिए सेकेंड आपका ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल है। एस के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आती है वो पी ऑर्बिटल आती है। ओके, द पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप, डम्बल शेप के होते हैं। द नोड इन द पी ऑर्बिटल, ये होता है आपका डम्बल शेप। ओके, द नोड इन द पी ऑर्बिटल अकर एट द इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो नोड यहां पर ये सेंटर। ओके, द पी ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। A maximum of 6 electrons due to the presence of 3 orbitals. The 3 p orbital are oriented right angle to each other. The size of the p orbitals depends on principal quantum number n, that is 4p, 3p, 2p. ओके, तो साइज किस तरह से, ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है साइज का, इधर को इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 2p का मतलब क्या है, वहां पर सेकेंड नंबर की जो एनर्जी लेवल है, या सेकेंड नंबर का जो एनर्जी स्टेट है, या जहां पर मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 2 होगी, उसके लिए p ऑर्बिटल 2p है। ठीक है, 1 में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि s में भरे जाते हैं। ओके, तो वहां पर p नहीं आता है, सिर्फ s ही रहता है। 2 से आपका क्या होगा, p आना स्टार्ट होगा, तो 2p, 3p, फिर से आगे 4p, 5p, इस तरह से बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स। ओके, तो ये क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आपको ऑर्बिटल का साइज बता गया है। सबसे बड़ा 4p होगा, इससे बड़ा 5p होगा, फिर आपका 4p से जो छोटा होगा वो 3p होगा, 3p से छोटा आपका क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ओके,
यहाँ पर देखिए, ये आपकी, हमने क्या बोला, पी में आपकी 3 ऑर्बिट्स होती हैं। 3 ऑर्बिट्स का ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 ऑर्बिटल में टोटल कितने होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिटल कैसी होती हैं, यहाँ पर एक एक्स होती है, एक्स प्लेन में होगी जो, एक वाई होगी जो वाई प्लेन में होगी, एक जेड प्लेन में होगी, और तीनों के बीच में राइट एंगल बन रहा हो। जैसे ये एक्स प्लेन है, माना एक एक्स प्लेन ये है, इसमें आपकी ऑर्बिटल बन गई, पी की ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो डंबल शेप की होगी। यहाँ पर आपका पी ऑर्बिटल बन गई, इस पर राइट एंगल पर, जो राइट एंगल ये होगा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पर ये आपका क्या है, वाई होगा। ओके, और ठीक इसी के राइट एंगल पर फिर आपका क्या होगा, एक इन दोनों के साथ जो राइट एंगल में होगा वो जेड प्लेन होगा, जो इस तरह से दिखाया गया है आप। ओके, तो ये माना एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन हो गया, तो जेड प्लेन यहां कर लिया, तो ये 3 प्लेन। ओके, तो एक्स प्लेन यहां दिखाया गया है, ये आपका एक्स प्लेन है, इस पर आपकी एक ऑर्बिट बनी हुई है, ऑर्बिटल बनी हुई है। दूसरा, इसके साथ राइट एंगल में वाई है, इस पर यहां पर एक और ऑर्बिटल बनी हुई है वाई पर, और फिर इन दोनों के साथ राइट एंगल पर जेड एक्सिस है, जिस पर एक क्या बना हुआ है, पी जेड ऑर्बिटल बनी हुई। तो ये 1 2 3 ऑर्बिटल हो गई पी के लिए। ओके, एक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें भी 2 पाए जाएंगे, इसमें भी 2 पाए जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 6 पाए जाएंगे। ओके, कम इलेक्ट्रॉन है अगर एटम में तब तो कम भी भरेंगे आप, लेकिन 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं है ना, ऑर्बिटल 3 ही है, एक इलेक्ट्रॉन में 2 भरोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करिए फिर आगे देखेंगे। ओके, चलिए, ईच पी ऑर्बिटल हैज सेक्शंस नोन एज लोब्स। सभी पी ऑर्बिटल में सेक्शन बने होते हैं जिनको लोब कहा जाता है, विच आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन, जो प्लेन के दोनों साइड पाए जाते हैं, विच पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, और जो कहां से, न्यूक्लियस से पास होते हुए जाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इससे पास होते हुए जाएंगे। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 एट द प्लेन वेयर द 2 लोब्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस प्लेन पर दोनों लोब आप एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। ओके, द 3 ऑर्बिटल हैज आइडेंटिकल साइज, तीनों ऑर्बिटल जो होती हैं वो आइडेंटिकल यानी समान साइज के होते हैं। शेप एंड एनर्जी, साइज सेम होगा, एनर्जी सेम होगी, और शेप भी सेम होगा, डम्बल शेप जिसे आपने कहा, एनर्जी। सो टर्म एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहा जाता है। द ऑर्बिटल्स ओनली डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ द लोब्स। ऑर्बिटल डिफरेंट किस में होती है, ओरिएंटेशन में होती है, क्योंकि अलग अलग उसमें है ना, एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। द लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस, दस आर असाइंड विद द डेजिग्नेशन 2px 2py 2pz। ओके, दो क्या बता रहा है आपको कि सेकंड वाला है, सेकंड यानी एन की वैल्यू 2 है वहां पर। पी क्या बता रहा है, पी ऑर्बिटल है, और कौन से प्लेन में, एक्स में, तो 2px 2py उसी के लिए, और उसी के लिए 2pz। द नंबर ऑफ नोड्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला n-2। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में हमने ऑर्बिटल स्टार्ट किया, जिसमें हमने एस और पी 2 ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा है। आने वाले सेशन में हम डी और एफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।